सब खेल डिसीजन मेकिंग का है। कहीं पे आपकी जरा सी चूक हो गई और वो पूरा एरिया कुछ भी हो सकता है उधर। रियल जो है वो रील से बहुत हटके है। अच्छा, गन्स वगैरह भी चलाना सिखाते हो? तो माउजर से लेकर AK-47 से लेकर सारी भाई गन्स। वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी कानून, अंग्रेजों के जमाने के कानून जो है अभी तक चले आ रहे थे। आप आईपीसी का नाम ही देखो, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। उसका उद्देश्य ये था कि भारतीयों को दंड देना है, उसका उद्देश्य था। उसमें न्याय की बात कहीं नहीं आई थी। इसमें आप लोगों का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है? बीएनएसएस जो है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बारे में भी जरूर कुछ बताना चाहूंगा कि वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे पुरानी सीआरपीसी को हटा के बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें किए। आप कि आप लोग अपने आप को हेल्थ एंड फिट करने के लिए क्या करते हो रोज सुबह से उठ के? आपको बताया था कि जहां पर हमको सीजर करना है, किसी चीज की जब्ती करना है, तो उस पूरी प्रक्रिया की एक वीडियोग्राफी होगी। तो 144 किस सिनेरियो में लगता है और क्यों? तो मलय सर कैसे हैं आप पहले ही बताइए। फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास। बढ़िया। तो पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आशुतोष राणा जो एक बॉलीवुड एक्टर हैं बहुत अच्छे, और अब तो वो राजनीति में भी आ गए, उनके साथ आपके कैसे एक्सपीरियंसेस थे वो आप बताइए पहले तो। देखिए, मैं अपने इस जॉब पुलिस के अलावा चूंकि लिखता भी हूँ, हम्म। एक राइटर हूँ। ऐसे ही आशुतोष राणा जी भी बहुत बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बहुत बेहतरीन राइटर भी हैं। हाँ। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा व्यंग्य लिखते हैं। तो कुछ संयोगी होते हैं कि आपको एक दूसरे से मिला देते हैं। कहीं किसी संयोग से उनसे मेरा परिचय हुआ, उनने मेरी कुछ रचनाएं, कुछ व्यंग्य रचनाएं पढ़ी, उसके बाद फिर उस पर उनका कुछ कमेंट आया था। टिप्पणी। यस। अच्छा। तो अभी वर्तमान में आप मध्य प्रदेश की स्टेट पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, करेक्ट? जी। उसके अलावा आपके पूरा परिचय आप बताएं ना। अ, ऐसा है कि पुलिस में यदि आप बात करो तो मेरी अब लगभग 26 साल की मेरी अब सर्विस पुलिस में होने कंप्लीट होने के लिए आ गई। 1998 में डायरेक्ट डीएसपी मैंने ज्वाइन किया था, और तब से बड़ा एक लंबा समय आप समझ सकते हो कि 26 साल का पुलिस में रहते हुए हो गया है। तो काफ़ी तरह के एक्सपीरियंसेस हैं। अच्छा, उसमें आप शायद एडिशनल एसपी भी थे वहाँ पे हरदा में, और एसपी भी रह चुके हैं आप शायद। नहीं, एसपी नहीं, मैं हरदा में एडिशनल एसपी रहा हूँ। एज अच्छा एडिशनल अच्छा अच्छा एसपी अच्छा। पोस्टिंग नहीं, बहुत ओके। जगह पे पोस्टिंग रही। इतने 26 हाँ। साल में मुझे लगता है शायद 12-15 जगह में रह लिया हूँगा। ओके। तो राइट। आप ये बताएं कि जो चंबल में पान सिंह तोमर की एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें मुठभेड़ होती है जिसमें पान सिंह को एनकाउंटर किया जाता है, तो क्या वाकई में ऐसा होता है रियल लाइफ में या नहीं होता है? ऐसा अर्चित की फिल्मों में जो है, यदि हाँ। मैं एक, आपने चूंकि डाकुओं का जिक्र छेड़ा है तो मैं फिल्मों की बात करता हूँ कि फिल्मों में डाकुओं को शुरू से ना एक बिल्कुल अलग उसमें बताया गया है। जैसे आप पहले की फिल्म्स देखोगे, पान सिंह तोमर तो क्या बहुत एक कहना चाहिए रियल उसको लेकर बनी है। लेकिन यदि आप चंबल के डकैतों पे फिल्में देखोगे तो कई बार हंसी आती वहां पर, क्योंकि जब मैं वहाँ पोस्ट हुआ उसके पहले बहुत सारी चीजें सुन रखी थी। आपने देखा होगा कि फिल्मों में यदि डाकू दिखाए जाते हैं तो घोड़े जरूर दिखाए जाते हैं। घोड़े दौड़ रहे हैं, शोले में भी देखा होगा हाँ हाँ कि हाँ। गब्बर सिंह आते हैं, सांबा आ रहे हैं, वो सारे डाकू जो है घोड़ों पे आ रहे हैं, हाँ। पुलिस के साथ एनकाउंटर। तो वो रियल जो है वो रील से बहुत हटके है, अच्छा। बहुत हटके है। अब आप जहां तक पूछ रहे हो कि पान सिंह तोमर फिल्म में किस तरीके से उसको बताया गया था और एक्चुअली वैसा होता है कि नहीं, तो निश्चित तौर पे जो वहाँ का परिवेश है, जो उस जगह की टोपोग्राफी है, वो तो वही रहेगी चाहे आप फिल्म को किस तरीके से बताओ। लेकिन रील की तुलना में रियल अलग तो है। और मेरी चूंकि उस क्षेत्र में, चंबल एरिया में मेरी लगभग 2 साल के करीब पोस्टिंग रही है, तो बहुत सारे ऐसे मौके आए। लगभग हम लोगों का ज्यादातर समय तो उस समय, क्योंकि जितने बड़े डकैत गैंग्स थे, लिस्टेड बड़ी बड़ी गैंग्स थे, वो सारे उस बीहड़ में थे। ये आज से होगी ये लगभग 22-23 साल पुरानी बात। तो लगातार ही हम लोगों का जाना होता था उन बीहड़ों में। कभी सर्चिंग में जा रहे हैं, कभी कुछ में जा रहे हैं, तो ये लगातार चलता रहता था। तो कई बार ऐसे मौके भी आए उसमें कि कई बार मतलब जिसको आप कह सकते हो कि
आमने-सामने पड़े हों, इस तरीके की भी बातें आई। कई बार हम लोगों को डकैतों की लोकेशन भी मिली, कई बार फायरिंग, गोलियाँ-वोलियाँ वो सब चली। वो सारा भी हुआ, तो फ़िल्मों में दिखाते हैं बहुत सारी चीज़, इन्हीं सारी रियल अनुभवों से ही उठा के फिर उसको फ़िल्म में दिखाते हैं। फिर फ़िल्म तो फ़िल्म होती है। नहीं तो आपका भी एनकाउंटर हुआ था क्या इस तरीके से? आपने भी किसी का एनकाउंटर करा हो कि बस सामने आए अ, और गन चला दे? एनकाउंटर किया हो कोई ऐसा तो मौका नहीं पड़ा, लेकिन हम लोग लगातार जब लोकेशंस मिलती थी, सर्चिंग में जाते थे, तो कभी-कभी ऐसे मौके आते भी थे। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो उस समय का सबसे कुख्यात डकैत था पूरे चंबल क्षेत्र का, जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उस पूरे क्षेत्र में उसका बड़ा आतंक था। वहाँ पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक जॉइंट ऑपरेशन था, उसमें हम लोग थे और वहाँ पर आमना-सामना हुआ था, डकैतों से हुआ था। मैं खुद भी जिस जगह था, तो वो एक रियल जिसको कहते हैं कि वो बीहड़ में आप एक ऐसी जगह हो कि उसके उस तरफ से और आस-पास से सारा आपको फायरिंग-वायरिंग की आवाज़ें आ रही हों। ऑल्दो कोई सामने उस समय नहीं पड़ा, वो गैंग भी जो था वो किसी तरीके से ज़्यादातर लोग बच निकले थे, लेकिन इस तरीके के मौके आते रहते हैं। आते रहते हैं वे। ओके। उसके बाद एक आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था कि जब आप एक सिंधी था, उसका बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था। वो कौन से एरिया में हुआ था और आप किस पोस्ट पे थे उस टाइम पे? हाँ, मैं तब सिटी एसपी पदस्थ था एक ज़िले में, वहाँ के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यापारी थे। हाँ। उनका एक बहुत ही नृशंस हत्या हुई थी और वो कहीं जाते थे अपने, उस समय तो ये आज की तरह से ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता था, तो व्यापारियों को अपना जितना व्यापार का क्षेत्र था, वहाँ पर जाके वो पैसा-वैसा कैश लेके आते थे। तो जो बदमाश थे, वो इसको वॉच कर रहे थे, रेकी वगैरह कर रखी थी कि ये कब कहाँ किस रूट से आते हैं। तो वो लगभग शायद 60-70 किलोमीटर दूर की किसी जगह से उन्होंने वो गाड़ी को किसी तरीके से रोका, ड्राइवर भी उसमें शामिल था और फिर वो जो व्यापारी थे, उनका बहुत ही ब्रूटली उसमें मर्डर किया। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद किसी बड़े हथियार के, जो शायद बका तरीके का एक हथियार होता है, लगभग शायद 30-32 घाव थे शरीर पर, 30-32 वो किए थे। और उसमें बाद में उनने फिर वो ड्राइवर का भी मर्डर किया था। तो हमको वो थोड़ी दूरी पे अलग-अलग इनकी लाश और फिर सामने दूसरी तरफ ड्राइवर की डेड बॉडी मिली थी। गाड़ी काफ़ी दूर एक जगह मिली थी। तो वो एक बहुत ही नृशंस और बहुत ही सेंसेशनल ब्रूटल मर्डर था और पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि वो प्योरली एक ब्लाइंड मर्डर था। कहीं से कहीं तक कोई उसमें लिंक नहीं थी, कुछ एविडेंसेस मौके पे मिलने के सिवा। लेकिन जो कि ड्राइवर था, जो हमारे लिए एक बड़ा वो हो सकता था उस लिंक को आगे बढ़ाने में, तो ड्राइवर का भी मर्डर किया गया था। तो एक बड़ा चैलेंज था। हम लोगों ने बहुत, मुझे कहना चाहिए कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक पुलिस की जो एक इन्वेस्टिगेशन की प्रोफेशनल स्किल्स होती हैं ना, वो उसमें जब आजमानी पड़ी, तब जाके वो हम लोग उसको ट्रेस कर पाए और हम लोगों ने बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लिया, आरोपी पकड़े, उनसे हथियार बरामद किया। ये इस घटना को बहुत साल हो गए हैं, लेकिन वो आज भी मुझे ताज़ा है और वो घटना जब हम लोगों ने उसको पूरा ट्रेस कर लिया, उसके जो भी क्रिमिनल जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको हमने पकड़ लिया, तो उसके बाद फिर जो पूरा व्यापारी संघ था, वो भी बड़ा मतलब उसने पुलिस की प्रशंसा करी। तो ये इस तरीके के मौके आते रहते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एक बड़ा ये इस तरीके की घटना थी कि हमको अपना एक लगता है कि हाँ, इसमें इस तरीके की प्रोफेशनल स्किल्स जो हैं वो हमारे काम आई। ओके। तो आपका क्या व्हाय था? हर इंसान का एक व्हाय होता है जो अच्छा काम करता है कि आज कोई बड़े उच्च पद पे बैठता है या जो आईएएस, आईपीएस या स्टेट पुलिस सर्विसेज़ में आते हैं, उनके पीछे एक व्हाय होता है क्योंकि वो पैसे के लिए कोई नहीं जाता है, क्योंकि पैसा उधर पे उस लेवल पे प्रोवाइड किया नहीं जाता है और लोग वहाँ सेवा के भाव से पहुँच जाते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट दे आर गोइंग फॉर मनी। तो आपका क्या व्हाय था जिससे आपको लेवल ऑफ स्टेटस आज भी आपको प्राउड फील होता हो कि मैं इस पुलिस की जो जॉब है उसमें बहुत सैटिस्फाइड हूँ? अर्चित ऐसा है कि एक हर चीज़ के लिए एक मतलब जब आप कॉलेज से निकलते हो तो आपका एक पैशन होता है कि यार हमको ये करना है। मैं अभी कारगिल पे फ़िल्म देख रहा था, चूँकि बात आई है पैशन की, तो मैं अभी शेरशाह देख रहा था। तो वो जो कैप्टन बत्रा है, शुरू से उसके दिमाग में था कि मुझे तो फ़ौज में जाना है, मुझे फ़ौज में जाना है, मुझे देश के लिए करना है। एक
हम लोगों के मन में भी होता है। जब हम पुलिस को देखते थे तो उनसे प्रभावित होते कि किस तरीके से ऐसी कंडीशंस में ये लोग काम करते हैं। तो एक मन में था कि काश कि हम भी एक पुलिस ऑफिसर बने। तो एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन हुआ और ये एक कहना चाहिए कि कोइंसिडेंस है, एक सुखद संयोग है कि हमारा पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पर ही सिलेक्शन हुआ। तो अब पुलिस का तो मोटो ही है देशभक्ति और जनसेवा। जनसेवा मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे ऑल्दो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये काम करते ही हैं। लेकिन पुलिस के रूप में मुझे ये लगा इतने साल के सर्विस का ही निचोड़ आया कि यदि आपके दिमाग में थोड़ा-सा भी ये पैशन है कि हमको जनता की सेवा करना है, कहीं न कहीं हमको जनता के काम आना है, तो पुलिस से बेहतर तो दूसरा विभाग ऑल्दो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू है, सभी वो करते ही हैं। या पुलिस में भी आप बहुत हद तक लोगों की मदद कर सकते हो और ऐसे एक नहीं मेरे पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। हमारे सारे अधिकारी, सारे पुलिस में जो लोगों के पास ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे कि वो किस-किस तरीके से लोगों के काम आ सके। ओके। एक मूवी आई, वेब सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, बहुत फ़ेमस थी, आज भी वो ट्रेंडिंग में ही है, खाकी द बिहार चैप्टर। उसमें अमित लोढ़ा जाता है और वो एक वहाँ के बहुत हाई प्रोफ़ाइल केस रहता है, उनके एक 5th क्लास के बच्चे को किडनैप कर लिया जाता है। तो अमित लोढ़ा कैसे एक जेल में से कैदी को पकड़ता है और उससे पूरा पता करवाता है कहाँ पे क्या रहता है। तो आपने भी ऐसा अपनी लाइफ़ में कोई इंसिडेंट ऐसा फ़ेस करा हो या ऐसा कोई केस आया हो जिसमें आपने भी सॉल्व करा हो? हाँ, एक नहीं ऐसे कई केसेज़ हैं। अब वो उस वेब सीरीज़ का मुझे नहीं मालूम इसमें किस तरीके से क्या हुआ है, क्योंकि हर जगह की आपका क्राइम का पैटर्न, क्रिमिनल्स की प्रकृति सब अलग-अलग ढंग की होती है। लेकिन किडनैपिंग के कई केसेज़ आए। एक मैं कहाँ हरदा में हाँ, हरदा में एडिशनल एसपी था। वहाँ एक छोटा-सा बच्चा शायद 6 या 8 महीने का हुआ था, उसकी किडनैपिंग हुई थी। और आप समझ सकते हो कि जिसका बच्चा किडनैप हुआ तो माँ-बाप की क्या स्थिति होती होगी। तो वो हम लोगों ने उसमें लगे और वो मुझे लगता है शायद दूसरे दिन की बात है उसमें हम लोगों को थोड़ा-थोड़ा हम लोगों ने लगातार उसमें मेहनत करी और शायद दूसरे दिन हमने अपनी पार्टी भेजी और मुंबई आप समझ सकते हो कि मुंबई जैसे महानगर में जाके आपको भूसे के ढेर में से सुई निकालना कहते हैं वो भी एक चलो मान लिया आसान है लेकिन इतने बड़े महानगर में आपको जाके उस बच्चे को बरामद करना तो ये हम लोगों ने शायद 1 या 2 दिन के भीतर इसको कर लिया था। तो वो बहुत ही एक बढ़िया इन्वेस्टिगेशन था और फिर आप समझ सकते हो कि जैसे अभी हम बात आ रही थी कि हम लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं जो हमारा मैंडेट है जिसके लिए हम भर्ती हुए हैं। तो वो बच्चे के माँ-बाप ने जो उनके एक्सप्रेशन थे वो आज भी मतलब वो तो हमारे दिल पे चस्पा है, वो हम भूल नहीं सकते। फ़िल्मों में एक चीज़ दिखाई जाती है कि जब क्रिमिनल को पकड़ने जाते हैं, तो धड़-धड़ा धड़-धड़ गोलियाँ चलना शुरू कर देते हैं। एक अनाउंसमेंट डाल देते हैं कि जैसे खाकी द बिहार चैप्टर में ही वो जाते हैं, जब रंजन कुमार जाता है, तो वो चंदन महतो को बताता है, वहाँ का सबसे बड़ा क्रिमिनल, कि हमने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, तो पुलिस से बचना वाक़ई में है। तो ऐसे आप लोग वाक़ई में अनाउंसमेंट देते हो या कैसे करते हैं? ये सब चीज़ें वाक़ई में होती हैं क्या? डिपेंड करता है उस समय की क्या स्थिति है, आप कब कहाँ जा रहे हो, किसको मतलब कई बार ऐसा होता भी है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि अनाउंस करना पड़ता है कि क्योंकि क्रिमिनल भाग रहा है आपने उसको किसी तरीके से घेराबंदी करके पकड़ा है हाँ। तो ऐसे हमारे साथ कई इंस्टेंसेस हुए आप तो वो वेब सीरीज और फिल्म से मेरे को बहुत ज्यादा प्रभावित लग रहा है तो ऐसा हुआ है क्यों नहीं हुआ फिल्मों में जो दिखाते हैं वो ओरिजिनली हुआ है कि हम लोग एक बार कहीं सागर में सीएसपी था तो 3 बदमाश शायद कोई घटना करके भाग रहे थे फिर वो जिप्सी जो हमारी पता नहीं 100 सवा 100 कितने की स्पीड में दौड़ी स्पीड ब्रेकर पे कई कई फीट उछलती हुई जाके बहुत कई कई किलोमीटर पीछा किया जाके पकड़ा तो ऐसा होता है ये तो होता होता है है ना? पुलिस की देखिए पुलिस की नौकरी है तो उसमें ये सारी चीज तो आपके उसमें शामिल है अच्छा, एक चीज़ और ये मैंने रियलाइज़ करी है, मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट ही थे, तो आप लोगों की तरह। मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा सिक्योर रहा है हमेशा से, शुरू से ही। मतलब वहाँ पे ऐसा है कोई ये, ना तो दंगे इतने फ़साद हुए हैं, ना कुछ हुआ है। ऐसा क्यों है? मध्य प्रदेश इतना क्लीन है, बाकी स्टेट्स में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लोगों को गर्ल्स के लिए भी सिक्योर आज बहुत है। भोपाल देख लो, इंदौर देख लो, रात में भी लड़कियाँ घूमती, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मतलब मध्य प्रदेश इतना सिक्योर क्यों है? मध्य प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं मध्य प्रदेश की पुलिस बहुत अच्छी क्या? वो और मैं कहूंगा कि पुलिस अच्छी इसलिए क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है हाँ, प्रोफेशनल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और मध्य प्रदेश की पुलिस ने तो देश में बहुत नाम किया है आज से नहीं
आज़ादी के बाद से जो है वो बहुत नाम किया है। और अभी जो EFIR और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ई इन्वेस्टिगेशन, डायल 100, वो तो मध्य प्रदेश उसमें पायनियर स्टेट है। हुँ, तो निश्चित तौर पे कुछ स्टेट्स की तुलना में मध्य प्रदेश तो अपेक्षाकृत बहुत शांत है, बहुत बहुत शांत। शांत है। और यहाँ पुलिसिंग भी बहुत अच्छी, और हर बहुत इंसान प्रोफेशनल का है, बहुत एक अच्छी पुलिसिंग ड्रीम है। होता है, हाँ, हाँ। जो दिल्ली हो, बैंगलोर हो या फिर पुणे में हो, वो अपने लाइफ़ के जब एक पैसा कमा लेता है, वो चाहता है भोपाल या इंदौर में सेटल होना। इस हिसाब से मतलब ये चीज़ एक ऐड ऑन है। हाँ, हाँ, इससे आप लगा सकते हो कि मतलब मध्य प्रदेश में लोग बसना चाहते हैं। भोपाल में भी लोग रिटायरमेंट के बाद भोपाल में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि भोपाल मतलब पूरा प्रदेश ही सेफ है और भोपाल सेफ है, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा, बहुत वातावरण अच्छा बहुत है। अच्छा, सुविधाएँ बहुत अच्छी हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, ठीक है। तो न्यू क्रिमिनल लॉज़ जो आज 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन हो गया है, तो उसको क्यों लाना पड़ा? अर्चित, इसके पीछे तो हमको बड़ा एक बैकग्राउंड में यदि आप जाओगे, न्यू क्रिमिनल लॉज ये, जैसा कि आपको भी पता होगा कि दिसंबर 2023 में जो है इनका एनेक्टमेंट हुआ, और अभी 1 जुलाई से ये लागू भी हो गए हैं पूरे देश में। ये क्यों इसको लागू करने की जरूरत पड़ी, इसके पीछे आप देखोगे कि हमारा जो कानून था अभी, जिसको हम कहते थे भारतीय दंड संहिता, IPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे थे। 1860 में IPC बनी, 1898 में CRPC, 1873 में एविडेंस एक्ट था। तो ये तब के कानून, अंग्रेजों के ज़माने के कानून जो है अभी तक चले आ रहे थे। आप IPC का नाम ही देखो, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, उसका उद्देश्य ही ये था कि भारतीयों को दंड देना है। उसका उद्देश्य ही था, उसमें न्याय की बात कहीं नहीं आई थी। हमारा संविधान जो है कब हुआ, आज़ादी के बाद 1950, तब वहां से लागू हुआ। तो और एक्ट कौन सा चल रहा है, एक्ट चल रहा है वो तब का 1860, 1873 का एविडेंस एक्ट, और संविधान इतने। तो जो संविधान की मूल भावना थी वो तो उसमें आ ही नहीं पा रही थी, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और आप सोचिए कि उस ब्रिटिश पीरियड से, औपनिवेशिक पीरियड से, तब से कितना ज़्यादा अंतर आ चुका है पूरी दुनिया में। पूरे भारत के क्राइम के पैटर्न में अंतर आया, मॉडस ऑपरेंडी में अंतर आया। उस समय तो कोई साइबर ऑफेंस नहीं होता था, कोई मोबाइल नहीं करेक्ट चलता है। था। आज सारा कुछ, हर ऑफेंस हो रहा तो उसमें कहीं ना कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ ना कुछ शामिल है। तो बहुत इन सारी ज़रूरतों को रखते हुए इसमें चेंज किया गया, और निश्चित तौर पे आज के परिप्रेक्ष्य में और आगे आने वाले कई कई साल के लिए कानून जो है वो निश्चित तौर पे बहुत ज़रूरी था। न्यू क्रिमिनल लॉज़ में नया क्या है? एक पुलिसमैन के पर्सपेक्टिव से, पुलिस वालों के पर्सपेक्टिव से? मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं, जैसे कि IPC, भारतीय दंड संहिता का नाम जो है वो भारतीय न्याय संहिता किया गया है। BNS इसको बोलते हैं। IPC में जैसे 511 सेक्शन थे, 511 सेक्शंस थे, अब इसमें 358 सेक्शंस कर दिए हैं। बहुत सारे जो उस गैर जरूरी उसमें सेक्शंस थे उनको हटा दिया गया है। IPC में आप देखते थे कि अलग अलग समय पर संशोधन होते गए, तो उसमें कई कई धाराएं ABCD करके जुड़ी। उसमें अब जो है BNS में किया गया है, तो एक तो इसमें सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी है वो दी है आपको बॉडी ऑफेंसेस को। आप इसमें देखेंगे कि हत्या, बलात्कार, इस तरीके की जितनी जो क्राइम है जो कि मानव बॉडी पे, ह्यूमन बॉडी पे किसी तरीके का अफेक्ट करता है, उनको अब प्रायोरिटी देके शुरू में कर दिया गया, राइट। इसके अलावा कई चीजें इसमें, नए अपराध जोड़े गए। हम लोग कई समय से देखते आ रहे हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग को लेकर अभी तक IPC में कहीं कोई ऐसा सेक्शन नहीं था। अब जो है उसमें मॉब लिंचिंग एक अलग से अपराध बना दिया गया। मॉब लिंचिंग में उसमें डेथ सेंटेंस तक है, उसमें सजा, मृत्युदंड तक की सजा है। इसी तरीके से स्नैचिंग को उसमें शामिल किया गया। पुरानी IPC जो हुआ करती थी उसमें एक राजद्रोह करके अपराध उसमें होता था, जो उस समय अंग्रेजों के जमाने में होता था, कि भारतीयों को किस तरीके से उनको राजद्रोह के आरोप में फंसा के फँसाया उनको जाए। अंदर किया जाए। अब वो राजद्रोह शब्द खत्म करके उसको देशद्रोह कर दिया, जो कि देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होगा। इसमें BNS में आतंकवाद को भी शामिल कर दिया है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी इसमें शामिल कर दिया गया। एक और नई चीज मैं आपको बताऊं कि इसमें कम्युनिटी सर्विसेज को इसमें शामिल कर दिया गया है। कुछ जो छोटे अपराध हैं, जैसे कोई पहली बार चोरी कर रहा है, 5,000 रुपए तक की चोरी कर रहा है, कोई सरकारी अधिकारी है वो कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नशे की हालत में किसी से मिसबिहेव कर रहा है, तो ऐसी कुछ कुछ
धाराएं हैं उनके लिए कम्युनिटी सर्विस भी उसमें शामिल कर दी गई है। आपको जाके वो समुदाय में एक तरीके की एक सेवा करनी पड़ेगी। अच्छा। ये इसमें आप लोगों का जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ है? निश्चित तौर पे मैं एक चीज अभी तो मैं आपको बीएनएस के बारे में बता रहा था, मैं आपको बीएनएसएस जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके बारे में भी जरूर कुछ बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे पुरानी सीआरपीसी को हटा के बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन उसमें किए हैं। आप आज जो है वो कोई भी जो है पहली बात तो मैं बता दूं कि इस पूरे नए कानून में जो है इसको विक्टिम सेंट्रिक रखा गया है। जो पीड़ित होता है विक्टिम, उसको सबसे ज्यादा इसमें प्रायोरिटी दी गई है। तो विक्टिम के लिए सबसे जरूरी है कि उसके साथ कोई घटना हो तो उसकी रिपोर्ट तुरंत दर्ज हो जाए। अब वो जीरो पे एफआईआर करा सकता है। यदि मेरे साथ अपराध भोपाल में हुआ है और मैं भोपाल में एफआईआर नहीं कराया, मैं यहाँ से आगे निकल गया हूँ, आगे निकल के सपोज मैं आगरा में जाके एफआईआर कराना चाह रहा हूँ, तो ये इसमें कोई घटना स्थल वाला विवाद नहीं होगा, जीरो पे एफआईआर कायम होगी। दूसरा, ई एफआईआर का भी प्रोविजन हो गया। ई एफआईआर जो है आप आज यहाँ पर बैठे हुए मोबाइल से या अपने किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, लैपटॉप से, किसी भी तरीके से आप अपना एक कंप्लेंट दर्ज करा सकते हो। और उसमें यह है कि ये एफआईआर जब कराओगे तो आपको 3 दिन के भीतर उस थाने में जाकर आपको अपने सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। ये हो गया है। तो इसको विक्टिम सेंट्रिक बनाया गया है और विक्टिम को भी एक कहना चाहिए कि मैंने उसको बोला आईपीसी बेस्ड, आई फॉर इंफॉर्मेशन, 3 तरीके के राइट्स उसमें विक्टिम को होगा। वो आईपीसी बेस्ड आप कह सकते हो, आईपीसी नॉट इंडियन पेनल कोड। आईपीसी, आई स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। मतलब कोई एफआईआर हुई तो आपको विक्टिम को बिना किसी शुल्क के तुरंत उसकी कॉपी, आपको एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी। जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विद इन 90 डेज आपको विक्टिम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या प्रोग्रेस हुई है। जब चार्जशीट पेश होगी तो जैसे जिस तरीके से एक्यूज को उसको पूरी कॉपीज दी जाती हैं, वो आपको विक्टिम को भी देनी होगी। फिर जो पी है वो है राइट टू पार्टिसिपेट। जो कोर्ट में अब ट्रायल चलेगी तो वहां पर विक्टिम जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। वो चाहे तो बेल का अपने वकील के माध्यम से विरोध कर सकता है। वो चाहे तो केस में यदि क्लोजर जा रहा है तो वो वहां पर इंटरवीन कर सकता है, जमानत के लेवल पे कर सकता है। और इस तरीके से कई बार होता है कि केस वापस लिया जा रहा है तो वहां उसको पूछा जाएगा। और तीसरा है जो सी तीसरा आ रहा है, सी स्टैंड्स फॉर कंपेंसेशन। वहां विक्टिम को कंपेंसेशन उसका अधिकार किया गया। तो ये एक बहुत बड़े 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 परिवर्तन है। और बीएनएसएस में भी प्रक्रिया को बहुत सुलभ बनाया गया। और आपने पूछा कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको क्या लगता है, तो पुलिस अधिकारी के रूप में निश्चित तौर पे ये नए क्रिमिनल लॉज बहुत हेल्पफुल हैं। एक मैं और आपको चीज बताऊं कि इसमें जो बीएसए है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो है प्राइमरी एविडेंस के रूप में शामिल कर दिया गया। तो बीएनएसएस में जो कुछ चेंजेस किए हैं उसमें पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जैसे मैं मान लीजिए एक अपराध की विवेचना कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, वहां मुझे उसके पर्टिकुलर केसेस में जो स्टेटमेंट्स लिए जाते हैं उनकी वीडियोग्राफी करनी। यदि मैं जाकर कहीं पर रेड कर रहा हूँ तो मुझे उसकी रेड की वीडियोग्राफी करनी। मैं कोई सीजर कर रहा हूँ तो वहां पर मुझे जो है वो उसकी पूरी एक वीडियोग्राफी करनी है। सीज़र मतलब? जब्ती, किसी चीज की जब्ती करना। मान लीजिए मैं अच्छा। मौके पे जा रहा हूँ तो वहां पर मान लीजिए कोई एक्यूज बताया था कि साहब जिस हथियार से मैंने मर्डर किया था, जिस पिस्टल से फायर करके मैंने सामने वाले को मारा था, वो मैंने फलानी जगह अपने घर में या कहीं पर भी छिपा रखी। तो वो जब हम वहां पर जाएंगे, विटनेसेस को साथ में लेके जाएंगे, तो वो सारी उस पूरे प्रोसीजर की वीडियोग्राफी करनी। तो जब उसकी वीडियोग्राफी होगी, वो वीडियो उसको हमको विद इन 48 आवर्स हमको डीएम, एसडीएम और जो ज्यूरिसडिक्शन के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं उनके पास भेजनी है। तो एक एक ऐसा एक बहुत ही सॉलिड एविडेंस ये हो गया। अब जो एक्यूज है वो ही नहीं कह सकता कि साहब ये तो पुलिस ने सारी झूठी कार्रवाई कर दी, करेक्ट। हमने हमने तो कोई हथियार ही नहीं बताया था, ना कोई बरामद हुआ है। तो अब जब सारा वीडियो में है तो सारा हो रहा है। बहुत सारे केसेस जो हमारे यहाँ गवाह हॉस्टाइल हो जाया करते थे, वो कहते हैं कि साहब पुलिस ने तो फर्जी कार्रवाई कर ली, हम तो गए नहीं, पुलिस ने हमारे कुछ बताया नहीं, कोरे कागज पे साइन करा लिए। अब जब सारा डॉक्यूमेंटेशन की वीडियोग्राफी कराई जा रही, तो अब जो है आपका विटनेस भी नहीं कह सकता कि साहब हम तो मौके पर थे ही नहीं, ये तो सारा पुलिस ने फर्जी बना दिया। तो इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से
ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं और विक्टिम के लिहाज से भी। आप ये सोचिए कि जिस विक्टिम की कल्पना करिए कि जिसके पिता की हत्या कर दी गई है हाँ, और वहां पर गवाह जाके कह देता था कि नहीं साहब, हमने तो कोई कुछ घटना देखी नहीं। एक्यूज भी किन्हीं किन्हीं कारण से बचाव लेके बरी हो जाता था, वहां विक्टिम पर क्या गुजरती थी। और बीइंग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, हमने इतने सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन किया। हमने अपने सारे प्रोफेशनल स्किल्स का इस्तेमाल करके हमने बहुत अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन जहां विटनेस हॉस्टाइल हो गए, वहां पर मान लीजिए उस केस में एक्विटल हो गया, मुलजिम बरी हो गया। तो एक्विटाइल और एक्विटल विक्टिम्स मतलब, और होस्टाइल, आप ये सब वर्ड हाँ डिफाइन मैं करोगे? बता रहा हूँ, हॉस्टाइल होना मतलब यदि उसको लीगल लैंग्वेज में बोले तो पक्ष विरोधी हो जाना, मतलब अपने बयान से मुकर जाना। मुकर अच्छा। जाना कहते हैं ना कि जैसे आज मैंने पुलिस को बयान दे रहा हूँ कि हाँ साहब वो ऐसा मर्डर हुआ था, मेरे सामने ही हुआ था, और जब कोर्ट में मेरे बयान होंगे तो मैं जाके क्या कह दूंगा, नहीं साहब मैं तो वहाँ मौके पे था ही नहीं। हाँ, जब आपसे पूछा जाएगा नहीं आपने तो पुलिस को ऐसा बताया, मैं कहा पता ही नहीं साहब पुलिस ने कैसा नाम, कैसे हमारा नाम मिल लिया, हम तो अपने गाँव में थे। हाँ, तो ये होता हॉस्टाइल होना। और एक्विटल होना है, एक्विटल होना मतलब उसका बरी हो जाना, मुलजिम का दोष मुक्त हो जाना, छूट जाना। तो ये एक लीगल टर्मिनोलॉजी है। हाँ, लेकिन यही है कि इससे ना केवल जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस है, बल्कि विक्टिम के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा न्यू क्रिमिनल लॉज का जो उसका एक पॉजिटिव पक्ष है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसमें मतलब बहुत अच्छे से ऐड करा गया है। तो पहले ये सब नहीं था क्या? मतलब ये रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और आप जहाँ पे क्राइम हुआ है वहाँ पे जाके आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते थे क्या? ऐसा नहीं, कुछ था? हम क्राइम के लिए जब क्राइम होता था तो इन्वेस्टिगेशन के लिए तो मौके पर जाते ही थे, हुँ, मौके पर जाके करते थे। लेकिन जब से ये शामिल कर दिया है इस नए न्यू क्रिमिनल लॉज के, पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह, लेकिन वो उसमें होता था, उसमें हुँ, एविडेंस एक्ट में 65 भी थी, वो सेक्शन था उसका, वो लगता था, पहले होता था। लेकिन अब तो इसको, इसमें एक्ट में ये मैंडेटरी प्रोविजन कर दिया कि आपको ये सारा करना ही है। हुँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है भी ऐसे है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को उसमें प्राइमरी एविडेंस के रूप में एडमिसिबल कर दिया। तो अब मतलब लीगल उसमें कोर्ट में जाकर तो ये सारी चीजें स्टैंड कर ही पाएंगी। पहले भी होता था, लेकिन अब इसको इसमें मैंडेटरी कर दिया, ये सारी मैंडेटरी। और जो मैंने आपको बताया कि किस ढंग से उसका फायदा है, तो वो केस की दृष्टि से फायदा है ही उसमें। ओके। अ, एफआईआर्स भी आपने बताया था कि ईएफआईआर हो गई, तो पहले भी तो ईएफआईआर हो रही थी ना? बट इस पहले ज़ीरो की एफआईआर का था, लेकिन मैंने बताया कि कोई भी चीज़ होती है वो यदि उसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, कोई प्रक्रिया होती है, तो इसी तरीके से इसको एक्ट में ही अब शामिल कर दिया गया है ना? तो अब ये तो एक मैंडेटरी प्रोविज़न हो गया कि यदि कोई आपका ईएफआईआर करा रहा है तो आपको उसको दर्ज करना पड़ेगा। एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का भी एक उसमें प्रोविज़न कर दिया है, वो प्राथमिक जाँच है। यदि कोई ऐसा क्राइम है जिसमें कॉग्निजेबल हो, मतलब जिसमें पुलिस को एफआईआर करनी होती है और उसमें 3 से 7 साल तक की सजा संभावित है, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट एफआईआर करो। ये थाना प्रभारी, ये अपने सुपीरियर अधिकारी जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी, डीएसपी या उससे सीनियर अधिकारी की परमिशन से वो उसमें इंक्वायरी कर सकता है। और फिर हुँ, उसमें यदि लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो एफआईआर करेगा, अदरवाइज वो उसको रिपोर्ट बना के दे देगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब? कॉग्निजेबल ऑफेंस होता मतलब संज्ञेय अपराध बोलते हैं, जहां पर कि एफआईआर आपको डायरेक्ट करनी है। हुँ, हुँ, हुँ। ये जिन केसेस में एफआईआर होती, जो पुराने सीआरपीसी में 154 में थी, वो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते ओके, हैं। ओके। तो अब अपन थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। अभी आपका जो करंटली आप पुलिस एकेडमी के चीफ ही कहलाओगे, डिप्टी डायरेक्टर तो हो ही मैं, आप। हाँ, अभी डिप्टी डायरेक्टर हूँ वहां पर, लेकिन अब हमारे यहाँ डायरेक्टर भी पोस्ट हो गए हैं। डायरेक्टर तो की पोस्ट भी हो हाँ गई, हाँ हाँ। करेक्ट। तो आप लोग अभी आप लोगों का सबसे बड़ा अचीवमेंट बताओ, अभी आपने क्या किया? देखो अर्चित, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग ट्रेनिंग में हैं, तो हमारा काम ही वहाँ पर है ट्रेनिंग देना। हाँ, बहुत बड़े-बड़े टास्क आते हैं, जैसे कि अभी नवंबर में हमारे यहाँ स्टेट के इलेक्शन से विधानसभा चुनाव थे। तो पूरे मध्य प्रदेश का जो पुलिस फोर्स था, 1.25 लाख का पुलिस फोर्स, वो सारा चुनाव ड्यूटी में लगता है। उसको पूरे चुनाव की ट्रेनिंग देनी थी।
फिर उसके बाद दिसंबर में इसका एनेक्टमेंट हुआ न्यू क्रिमिनल लॉज का। तो हमारे सामने फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमारे पूरे पुलिस फोर्स को हम कैसे न्यू क्रिमिनल लॉज की ट्रेनिंग दें, क्योंकि 1 जुलाई से ये लागू हो चुके हैं और हमको ये था कि हर हाल में हमको 15 जून तक सारे के सारे लोगों को ट्रेन कर देना है। तो हम लगभग हमारे 100% जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, लगभग 32-33 हजार जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं अधिकारी, उनको सभी को 100% ट्रेनिंग हुई है। इसके अलावा बाकी स्टाफ सारा मिला के आज की डेट में मुझे लगता है कि लगभग 80,000 पुलिस फोर्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नवंबर के चुनाव के बाद फिर लोकसभा इलेक्शंस आम चुनाव थे, तो एक बार फिर हमको सारे लोगों को उसकी ट्रेनिंग भी देनी थी। उस पूरी ट्रेनिंग के साथ साथ हमको न्यू क्रिमिनल लॉज में भी ट्रेनिंग हम लोगों ने लगातार दी, लगातार इसके सेशंस किए, अभी भी कर रहे हैं। और ये बड़ा एक मैं कह सकता हूँ कि पुलिस के लिए अचीवमेंट है। अच्छा, तो ट्रेनिंग में होता क्या है स्पेसिफिक? जैसे कोई आया, पहले तो ग्रेड वाइज़ ट्रेनिंग होती होगी कि जैसे कोई। हाँ, देखो ऐसा है कि इतनी बड़ी जहाँ पर आपके पास टास्क हो तो वहाँ पर आपको एक प्लान करके तो उसको करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने सबसे पहले अपनी एकेडमी में सभी डिस्ट्रिक्ट से सीनियर ऑफिसर्स थे, जो एडिशनल एसपी से, डिप्टी एसपी से, वो और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको बुलाया और एज मास्टर ट्रेनर हम लोगों ने करीब 200-250 अधिकारियों को हम लोगों ने न्यू क्रिमिनल लॉ में ट्रेन किया। उसके बाद इन मास्टर ट्रेनर्स को जाके अपने डिस्ट्रिक्ट्स में बाकी फोर्स को ट्रेनिंग देनी थी, एसडीओपी जो होते हैं, सीएसपी थी, उनको देनी थी, उनको फिर अपने थानों में जाके ट्रेनिंग देनी थी। तो वो पूरा कंटिन्यू प्रोसेस चलती रही हमारे पुलिस के ट्रेनिंग के उसमें। मध्य प्रदेश में 10 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, 2 एकेडमीज हैं, एक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है और 7 पुलिस ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। तो वहाँ सभी जगह जो है वो बैक टू बैक ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं। कुछ और मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने जैसे चुनाव की ट्रेनिंग है, आपका सवाल था कि किस तरीके से उसको ट्रेन किया। तो ट्रेनिंग के देखो कुछ तो, एक तो ट्रेडिशनल तरीका होता है कि एक क्लासरूम होता है, एक उसमें जो आपका रिसोर्स पर्सन है वो क्लास में आके चेयर पे बैठ गया, बाकी सारे बैठे हुए हैं वहां पर सुन रहे हैं। उसकी बजाय हम लोगों ने नए नए तरीके जो हैं उनको हम लोगों ने काफी इस बार चेंज किया। जैसे इलेक्शन की ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने एक पूरी फिल्म बनाई, पूरी लगभग 40 से 45 मिनट की फिल्म बनाई, तुम रहो सजग के नाम से। और वो वो पूरी हमने पुलिस अकादमी में उस फिल्म को शूट किया। उसमें हमारे मैंने खुद ने एसपी का रोल किया, मेरे एक कोलीग हैं एडिशनल एसपी, उन्होंने कलेक्टर का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल किया। और भी हमारे एडिशनल एसपीज हैं, इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, वो सब ने उसमें, किसी ने नेता का रोल किया, किसी ने किसी का रोल किया, किसी ने पुलिस वाले का रोल किया। तो वो एक ट्रेनिंग के लिए जो फिल्म बनाई, वो हमारी बहुत हिट हुई। और ना केवल मध्य प्रदेश में पुलिस ने, बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स ने उसको बहुत उसकी मतलब लोगों को पसंद आई, और कई स्टेट्स में भी लोगों ने उसको अपने यहाँ पर दिखाया। तो जब वो फिल्म आई तो हम लोगों को लगा कि न्यू क्रिमिनल लॉज के भी कुछ प्रोविजन पे फिल्म बनाई जाए। तो हम लोग ने अपनी एकेडमी में एक शॉर्ट फिल्म बनाई, हम ना बच्चों के बच्चू इस नाम से बनाई। जब मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमको सीजर करना है, किसी चीज की जब्ती करना है, तो उस पूरी प्रक्रिया की एक वीडियोग्राफी होगी। तो वो उसको तो वो इस तरीके के हम लोगों ने नए नए जो तरीके हैं वो ट्रेनिंग के लिए अपनाए, और बहुत इफेक्टिवली उसको ट्रेनिंग कर पाया। अब तो बहुत सारे हम हाइब्रिड मोड में भी कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एलएमएस, उसके थ्रू भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। और इसके अलावा भी ये पोस्टर्स के, बैनर्स के, बहुत मतलब जितने तरीके हो सकते हैं उन सबके थ्रू हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। गन्स वगैरह भी चलाना सिखाते हो? तो माउज़र से लेकर AK-47 से लेकर सारी भाई गन्स। वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, यदि हम नहीं सीखेंगे तो मैंने आपको बताया कि चंबल के बीहड़ों में हम जो जाते थे, यदि हम बिना गन सीखे हुए चले जाएंगे तो फिर सामने में वाला, सामने गोलियां चल रही हैं तो हम क्या करेंगे, है ना। तो ये हमारा ट्रेनिंग का पार्ट होता है। हमारे जो भी कांस्टेबल्स भर्ती होते हैं, सब इंस्पेक्टर से भर्ती होते हैं, डीएसपी से भर्ती होते हैं, उन सभी को तो ये पूरा फायरिंग की पूरी प्रैक्टिस कराई ही जाती है। जैसे लक्ष्य भूमि में पूरी ट्रेनिंग का एक पूरा सिनेरियो दिखाया जाता है कि आपको एक कीचड़ में से भी निकलना आना चाहिए, आपको एक सामने कोई है उसको कैसे शूट करना है, सब कुछ सिखाते हैं आप? बिल्कुल, वो सारा होता है, क्योंकि फील्ड टैक्टिक्स जो है वो तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम कहीं पर मान लीजिए
और ये हम लोग पूरे काम भी आती है। हमारे पूरे करियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी कि किसी बदमाश की घेराबंदी करनी है, किसी गाँव में किसी एक घर की घेराबंदी करनी है, तो किस तरीके से हमको कि लोगों को पता भी ना लगे, और हम लोग जो हैं तो कई कई बार ये रहा कि तार की फेंसिंग होती थी और तार की फेंसिंग के नीचे हम लोगों को ये कोहनी जो होता है ना, इसको क्रॉलिंग बोलते हैं, तो क्रॉलिंग करते हुए उसके नीचे से निकलना पड़ा। कई कई बार सारी रात हम लोग सांप बिच्छुओं वाले जंगल में, और सारा उसमें एम्बुश लगा के बैठे रहे। तो ये तो हमारे इसका पार्ट है, और इसके लिए ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, तो वो हम लोग आप देते लोगों ही हैं। ने देलावाड़ी में भी ट्रेनिंग दी क्या? देलावाड़ी जंगल कैंप में? नहीं, वहाँ नहीं होती है। हम लोगों की ट्रेनिंग जो है वो इंदौर, ये जो फील्ड टैक्टिक्स और वेपन्स का होता है वो इंदौर का जो आर्म्ड पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है, आरएपीटीसी, इंदौर में होता है। और वहाँ हम लोगों को ले जाते थे ओंकारेश्वर के जंगल में। हुँ। ओंकारेश्वर के जंगल में होता था, और अभी भी वहाँ महू के जंगल में वहीं वो 2-3 जगह हैं जो काफ़ी घना जंगल है, वहाँ फील्ड टैक्टिक्स की बहुत अच्छी ट्रेनिंग वहाँ दी जाती। अच्छा। इसके अलावा एक चीज़ मिस हो गई शायद अपन से कि आप लोग अपने आप को हेल्थ एंड फिट करने के लिए क्या करते हो रोज़ सुबह से उठ के? या आपकी डेली चर्या कैसे होती है वो बताओ? फ़िल्मों में आपने यदि पुलिस को देखा होगा अर्चित, आप फ़िल्मों की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताता चलूँ हाँ। कि फ़िल्मों में आपने 2 तरीके के पुलिस वाले देखे होंगे। एक तो बिल्कुल जैसे एफआईआर में वो गुलगुले आता है, एक हप्पू सिंह को आपने देखा होगा, तो फ़िल्मों में इस तरीके से दिखाया जाता है। ये आज से 20-25 साल पहले की पुलिस, कभी-कभी हम लोगों ने भी देखे हैं, ऐसे लोग मिलते थे। वास्तव में इसके पीछे एक कारण बताऊँ आपको, एक बहुत ही कि पुलिस के पास ना इतनी ज़्यादा व्यस्तता होती है कि वो उसका ना तो सोने का ठिकाना होता है, ना खाने-पीने का ठिकाना होता है। कई-कई बार तो 3-3 रात लगातार हम लोगों को लगातार जगना पड़ा। अभी भी जब इस तरीके के कोई बड़े लॉ एंड ऑर्डर होते हैं, या दुर्गा विसर्जन है, गणेश विसर्जन है, तो 3-3 रात लोग सो नहीं पाते। खाने-पीने की तो बात छोड़ ही दो। तो वहाँ पर फ़िटनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि कैसे आप अपने आप को फ़िट रख पाएँ। तो आपने सिंघम फ़िल्म देखी होगी, फ़िल्म की अरे! बात कर रहे हैं तो सिंघम देखी होगी, तो सिंघम में आपको आजकल फ़िल्मों में बड़े फ़िट दिखाते हैं। हाँ। तो मुझे लगता है ये अवेयरनेस तो आई है। नए हाँ। जितने हैं, मुझे तो 26 साल हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है आपको पेट-वेट बढ़ा हुआ नहीं दिख रहा होगा। तो फ़िटनेस के लिए करते रहते हैं जब समय मिलता है, और थोड़ा योगा प्राणायाम वगैरह हम लोग ये सब सुबह से करते हो करते आप? रहते हैं। लगातार मतलब डेली की एक आदत है कि वॉक पे जाना, 4-5 किलोमीटर जितना वॉक हो जाए, प्राणायाम करना, योगा करना। तो लोगों को भी, हमारे जो नए बहुत सारे इंडक्शन कोर्सेज़ में आते हैं, इंस्पेक्टर्स आते हैं, सब इंस्पेक्टर्स, उनको भी हम लोग इंस्पायर करते हैं कि जब समय मिले तब आप फ़िटनेस पे ध्यान दो, क्योंकि वही एक पुलिस की एक बहुत बड़ी नीड है। फ़िटनेस तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अ, एक चीज़ है इसमें कि डिसीज़न मेकिंग जो होती है, वो बहुत क्रूशियल होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कर्फ्यू लग गया है, धारा 144 जो एक मूवी आई थी सत्याग्रह, उसमें माननीय मंत्री जी, गृह मंत्री के स्टेट में ही वो लोग जिसमें मनोज वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा एक्टर का रोल प्ले करा है। उसके अंदर वो एक एसपी रहता है, वो धारा 144 सर टेंशन बढ़ गया, धारा 144 लगानी पड़ी, तो मनोज वाजपेयी कहता है हमारे करियर पे ही लगा दो ना धारा 144। तो 144 किस सिनेरियो में लगता है और क्यों लगाते हैं? देखिए, ये तो 144 जो है पुराना सीआरपीसी का सेक्शन हुआ करता था, अब बीएनएसएस में वो चेंज हो गया। लेकिन ये 144 जो है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए होती है। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मनोज वाजपेयी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे करियर पे 144 लगा दो, मैं नहीं समझ में आ रहा। लेकिन जहाँ आपको अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखनी, शांति व्यवस्था बनाए रखनी, वहाँ 144 तो सीआरपीसी में जो थी, वो तो बहुत मैंडेटरी है। वो बहुत ज़रूरी है, और जो कर्फ्यू भी है उसी का पार्ट होता है, हुँ। 144 का पार्ट होता है। तो जहाँ आपको कई चीज़ों पे कि पाबंदी लगानी होती है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, तो ये तो आपको पहले से घोषणा करनी पड़ेगी। तो फ़िल्म में मुझे नहीं मालूम किस तरीके से दर्शाया गया, लेकिन मैं अपने इतने साल के एक्सपीरियंस पे कहता हूँ कि उसको रखा ही इसी पर्पज़ से गया है कि आपकी शांति व्यवस्था भंग ना हो। उसके लिए तो एक बहुत बेसिक ज़रूरी। अच्छा, तो आपके करियर में ऐसा कभी हुआ आपने 144 लगाई हो या फिर आपने उस दंगा हो गया है, दंगे में फिर आप गए, कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है या फिर कैसे कंट्रोल करते हो? क्योंकि देखो, सब खेल डिसीज़न मेकिंग का है। कहीं पे आपकी ज़रा-सी चूक हो गई और वो पूरा एरिया कुछ भी हो सकता है उधर।
ऐसा अर्चित इस तरीके के तो बहुत सारे मौके आए। 144 तो बहुत मतलब कई बार ऐसे मौके आते रहते हैं कि वो लगानी ही पड़ती है, और वहाँ पुलिस और प्रशासन का एक ये जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पुलिस अकेले अपने स्तर पे नहीं करती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये पुलिस और प्रशासन तो एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो जहाँ आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, वहाँ पर इस तरीके का होता है। और आपने पूछा कि कहीं कर्फ्यू या इस तरीके का कोई दंगा की घटना हुई हो, तो एक मेरी पोस्टिंग के दौरान ऐसा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ये हुआ था, उसमें कर्फ्यू लगाना पड़ा था। तो वहाँ पर तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ आपको शांति व्यवस्था नहीं, तो आप किस तरीके से बनाओगे लोगों को, जब तक कंट्रोल कर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। और जब आपने शुरुआत अपनी जो बात करी थी वो थी डिसीजन मेकिंग से, तो वो तो एक मैं कहूँगा कि सबसे बड़ी ज़रूरत है। यदि यदि हमें पुलिस ऑफिसर हैं या एडमिनिस्ट्रेशन में, और मौके पर हम सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो बड़ा क्विकली आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, ये करना है कि वो करना है। तो अक्सर ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि आपको यदि आप डिसीजन लेने में थोड़ा चूके, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। कोई स्टोरी बताओगे आप इसके ऊपर, जो आपने ऐसी कुछ फेस करा हो? अब एकदम से मुझे ऐसा ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन कई बार मतलब रहता है, जैसे मैंने कहा ना कि आपको तय करना पड़ेगा तुरंत, हमको ये करना है कि कुछ वो करना है। डिसीज़न मेकिंग, हाँ। आपको मान लीजिए सामने आपको दिख रहा है कि बदमाश वो सामने वहां पर है, वो वहां से फायर कर सकता है ना? और तो आपको तुरंत डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उसकी घेराबंदी करो, कहाँ से आप पकड़ोगे। या मान लीजिए उसने किसी एक दो लोगों को इस तरीके से वो अपने कब्जे में ले रखा है, और आपको लगता है कि यदि आपने थोड़ा-सा कुछ स्टेप लिया, वो उनको मार दे, तो ये मतलब ये तो कहना चाहिए कि मैं एक काल्पनिक मैं वो बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। वहाँ डिसीज़न क्विक डिसीज़न के बिना काम नहीं चल सकता। अभी आप लोगों ने पुलिस नामा करके एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है, तो उसके पीछे क्या मोटिवेशन है? क्यों स्टार्ट किया है? अर्चित, जब ये कोविड आया था ना, तो उस समय बड़ा ये था कि ट्रेनिंग्स तो बंद हो गई थी, क्योंकि आपको जा तो पाना नहीं था कहीं। तो फिर हम लोगों ने उस समय मध्य प्रदेश पुलिस का ट्रेनिंग का एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुरू किया था। और उसका उसमें छोटी-छोटी लर्निंग्स के लिए हम लोगों ने कुछ उसमें डाले थे। उसका एम ये था कि जो हमारे लगातार कोविड के समय की आपको यदा यदि आप याद करोगे, तो आपको ध्यान आएगा कि बाकी सब लोग घरों में होते थे, केवल पुलिस सड़कों पे दिखाई देती थी। तो लोग ऐसे इतने बड़े चैलेंज के बीच जहाँ खुद के अफेक्ट हो जाने का खतरा था, वहाँ हम लोगों ने इसको बनाया था, थोड़ा-सा उसको बड़ा एक एंटरटेनिंग वो बनाया था। तो इसमें पुलिसनामा नाम से मैंने ये वाला शुरू किया था, और पुलिसनामा में हम जो है पुलिस की कुछ बड़ी फ़नी स्टोरीज़ जो हैं, कुछ ऐसे रोचक, जो कहीं न कहीं उसमें छोटी-सी कोई लर्निंग भी हो, जैसे कम्युनिकेशन पे ये हो, तो ये उसमें शामिल किया था। तो कुछ ऐसे किस्से पुलिस विभाग के, जैसे हमारे यहाँ के एक दरोगा जी हैं, एक इंस्पेक्टर थे, वो जब थाने में ज्वाइन करने पहुंचे थे, आज से 40-45 साल पहले की घटना, तो वो हेलीकॉप्टर से गए थे ज्वाइन करने। तो ये अच्छा। अपने आप में मतलब हुँ। अपने आप में एक ऐसी चीज थी जो लोगों को पता नहीं है कि क्या कैसे गए, क्या परिस्थिति रही होंगे। तो इस तरीके की चीज डाली थी। कुछ कम्युनिकेशन को लेके है कि मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है, आपने किसी से कुछ लाने के लिए कहा, वो कुछ ले आया, है ना? तो ये बड़ी फनी स्टोरीज जो है, इसको हमने पुलिसनामा में इसमें शामिल किया था, और लोगों ने देखा, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा लोगों को। तो सर, थैंक यू सो मच, आप इस पॉडकास्ट में आए और आपने अपनी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करी है, थैंक और यू न्यू अर्चित। क्रिमिनल लॉस के बारे में जो आपने बताया है, अपार्ट फ्रॉम दिस पूरी पुलिस की एक ट्रेनिंग के बारे में आपने जो बताया, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू अर्चित।